नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार का सख्त एक्शन, उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता। 19 अक्टूबर तक छोड़ना होगा देश। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर माथापच्ची शुरू। कोलकाता कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार ने कोर्ट से पूछा, टास्क फोर्स ने अब तक क्या किया। सीबीआई को 3 हफ्ते में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट। वक्फ बिल की जेपीसी बैठक में फिर हंगामा, विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट। ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, खड़गे पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप। 9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा, एससीओ सम्मेलन में शामिल होंगे एस जयशंकर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का छल का दर्द, बोले पीएम मोदी आते तो अच्छा होता। सबसे पहली खबर में बात मोदी सरकार के बड़े एक्शन की। कनाडा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ही सख्त फैसला लिया है। कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के कथित हत्या की जांच से जुड़े जाने पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने कनाडा में मौजूद अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा सहित अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित भी कर दिया है। इन कनाडाई राजनयिकों को 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले भारत को छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। बड़ा एक्शन पीएम मोदी का। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और कनाडा को सबक सिखाने का समय आ गया है। वहां का जो पप्पू प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो इस तरह की बातें कर रहा है जो कनाडा के लिए खतरनाक है। इसके पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर थे, दादा भी प्राइम मिनिस्टर थे। ये खानदानी लोग जब प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या हश्र होता है देश का, वो आंख के सामने है। चीन से भी रिश्ता खराब, इजराइल से भी रिश्ता खराब। एक साल में इसने कई सारे देशों से कनाडा के रिश्ते खराब कर दिए। क्यों? उसको चुनाव जीतना है। अब 2025 में चुनाव होने वाले हैं। अभी किसी तरीके से उसकी सरकार बची। वहां जो समर्थन दे रही थी पार्टी, वो खालिस्तानी जगमीत सिंह, उसने विड्रॉ कर लिया। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स का फॉर्मूला उसका गड़बड़ हो रहा है। तो खालिस्तानियों को खुश करने के लिए यह पूरे कनाडा को धोखा दे रहा है। हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब करके क्या सरवाइव करोगे? वैसे कौन सा तुम सुपर पावर हो? अमेरिका के पुछलग्गू देश बने हुए हो। तुम्हारी आपकी यही पहचान है कनाडा की। तुम्हारा कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है? आपको चुनाव जीतना है तो हिंदुस्तान को आप विलन बना दोगे और यह सोचोगे कि यहां कोई मनमोहन सिंह बैठा हुआ है जो आपको छोड़ देगा। तो यह घटिया राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स जो कनाडा के अंदर है, उससे वो बाहर निकलने के लिए, चुनाव जीतने के लिए सारे जो सर्वेज आ रहे हैं, कोई 20%, कोई 21%, लोगों ने वहां उसे रिजेक्ट कर दिया है। लोग उसे पप्पू कहते हैं। अपोजिशन लीडर जो है इसको वैको प्राइम मिनिस्टर कहता है, मतलब इनसेन, पागल प्राइम मिनिस्टर। तो कोई पागल हो जाए तो उसका दिमाग ठीक करना जरूरी है ना। प्रधानमंत्री मोदी यही काम कर रहे हैं जी। वहीं चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। दोनों ही राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आ जाएंगे। वहीं तारीखों की घोषणा के साथ ही सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व करना चाहती है और उसकी नजर सीएम की कुर्सी पर भी है, लेकिन शिवसेना भी सीएम की कुर्सी पर नजरें गड़ाए है। इस स्थिति में किस तरह महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा होगा और गठबंधन किस तरह एकजुट रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है। अब क्या होगा महाराष्ट्र? देखिए, दोनों ही, चाहे वो महायुति हो, बीजेपी वाला गठबंधन या फिर कांग्रेस वाला गठबंधन, दोनों में ही सीटों को लेकर के मारामारी है।
लीडर जहां क्लियर होता है वहां फैसले जल्दी हो जाते हैं। जैसे ये एनडीए में वहां फैसले जल्दी हो गए। 160-70 की सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 70-75 सीटों के ऊपर सिंधे लड़ेंगे और बाकी की सीटों के ऊपर बाकी लोगों को मिलेगा, जिसमें अजीत पवार भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस की तरफ क्या होगा ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। मुख्यमंत्री कोई होगा, इधर तो मुख्यमंत्री एक है, उधर तो 4-4, 5-5 है। अब दिक्कत क्या है कि अभी से रोना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब ये कह रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र का एक ही बार क्यों कर दिया। अच्छा, जब पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 7 फेज में था तो यही लोग चिल्ला रहे थे 7 फेज में क्यों किया। मतलब इनको रोना है तो पहले से ही रोना शुरू कर देंगे ये लोग। भाई एक बार तय कर लो कितने फेज में आप चाहते हो। भाई वो महाराष्ट्र एक पीसफुल जगह है, वहाँ पे चुनाव कराने में दिक्कत नहीं होती है, एक साथ हो गया। झारखंड छोटा भी है लेकिन फिर भी 2 फेज में इसलिए किया गया क्योंकि वो नक्सली इन्फेक्टेड एरिया है, वहाँ वामपंथी नक्सलियों का वहाँ पे वायरस घूमता है, तो इस वायरस को निपटने के लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए होती है, तो वो 2 फेज में किया गया। अब महाराष्ट्र के ऊपर तो चर्चा हो रही है, झारखंड के ऊपर चर्चा अभी तक नहीं हो रही है। झारखंड में क्या होगा, अभी तो यहां बातचीत किसी फाइनल फेज तक पहुंचा नहीं है। क्या करेंगे सोरेन साहब, क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि पिछले बार 34 दिया था, अब 24, पिछले बार की तरह सीटें नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। तो कई सारे सवाल जवाब जो हैं वो, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, अभी देखिए लोकसभा से निकले तो हरियाणा जम्मू कश्मीर में फंसे, अब यहाँ का रिजल्ट आया, खत्म हुआ, अब ये महाराष्ट्र और झारखंड में फंस गए। ये दोनों खत्म होगा फिर दिल्ली में चुनाव शुरू हो जाएंगे, दिल्ली में खत्म होगा फिर बिहार में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि एक ही बार में 1 नेशन 1 इलेक्शन, ताकि 5 साल सारे लोग काम कर पाए। अभी 1 महीने तक प्रचार करना पड़ेगा राहुल गांधी को, तब समझ में आएगी बातें, क्योंकि वो तो थक जाते हैं कि कैसे कंटिन्यूअस आप, मतलब इस देश में सिर्फ चुनाव ही चुनाव होते रहेंगे क्या। तो ये चीज है जिसे देश की जनता को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जी, इस खबर में बात कोलकाता कांड की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केस और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई को 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि टास्क फोर्स ने इस मामले में अब तक क्या किया। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि टास्क फोर्स को 7,800 अस्पतालों ने जानकारी दी है, इसके आधार पर वो सुझाव देना चाहती है। इस दौरान कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। दरअसल आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा हुआ था। क्या क्या हुआ आज कोर्ट में, देखिए आज 3-4 चीजें ऐसी हुई हैं, ममता बनर्जी के होश उड़ गए होंगे। एक तो मसला कि वहां पे हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी के लिए जो बातें कही गई थी वो लगी या नहीं लगी, उसके ऊपर रिपोर्ट मांगा गया है। इन लोगों ने कहा कि बहुत सारी जगहों पे 90% काम हो गया है। डॉक्टर्स की तरफ से वकील ने कह दिया कि देखिए एफिडेविट जो दे रहे हैं, लेकिन हमें जो ग्राउंड से जानकारी मिल रही है वो चीज हुई नहीं है। फिर जो टास्क फोर्स पूरे नेशन के लिए बना हुआ था उसकी मीटिंग क्यों नहीं हुई, ये एसडी साहब से पूछताछ किया गया। बोले बहुत बड़ा टास्क है इतने सारे हॉस्पिटल्स के न्यूएंसेस को जानना समझना। और जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो सिविक वॉलंटियर्स के ऊपर। ये बेसिकली टीएमसी के वॉलंटियर्स होते हैं जिनको बाकायदा सरकार के तरफ से रख लिया जाता है, उसको पैसे भी दिए जाते हैं, उसको पुलिस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको ट्रैफिक में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्राइम रोकने में। वो एक तरीके से अनअपॉइंटेड बंगाल पुलिस का एक हिस्सा बन जाता है, ये हकीकत है। लेकिन जज साहब लोगों को ये सब नहीं मालूम था। अभी ये केस सामने आया है तो वो पूछ रहे हैं कि भाई कैसे अपॉइंट होता है, कौन है ये क्या इसका तरीका है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस कानून के तहत होता है। ममता बनर्जी के ऊपर इस केस में एक नया बवाल मचेगा। जी, और अब बात वक्फ बोर्ड के जेपीसी मीटिंग की। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक में जंग
कर हंगामा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर सभी विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट किया। विपक्षी सांसदों ने भाजपा सांसदों पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि इस दौरान समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी बीजेपी सांसदों पर कोई एक्शन नहीं लिया। विपक्षी सांसदों ने वक्फ कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ ओम बिरला से शिकायत भी की है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि कल हुई बैठक के दौरान संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। बता दें कि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेडी ने समिति के सामने उन नेताओं का जिक्र किया जिन पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम भी शामिल है। खड़गे का नाम शामिल था तो भड़क गए ये लोग, वॉकआउट कर गए। देखिए, कर्नाटक के वो वक्फ बोर्ड के चीफ रहे हैं, वो पूरा ढर्रा लेकर के आए थे कि देश में कौन कौन से नेता ने वक्फ की जमीन खा ली। और मजेदार बात, इसमें बीजेपी वाले हैं नहीं, ये सारे खुद को सेक्युलर बताने वाले लोग वही नेता खा रहे थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया तो ये लोग नाराज हो गए। लेकिन नाराजगी की वजह सिर्फ ये नहीं थी, क्योंकि ये इनकी चोरी पकड़ी गई है। अभी क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक दिन पहले एक खबर आई कि जिसमें वहां मुद्दा चल रहा है ना, जमीन घोटाला, जिसमें चीफ मिनिस्टर फंस गए कर्नाटक में। तो खड़गे साहब भी कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने भी जमीन खरीद रखी थी। और जब ये समझ में आया कि बवाल मचेगा तो चुपचाप जो है जमीन वापस कर दी। लेकिन चिट्ठी जो वापस करने की जो चिट्ठी थी वही सामने आ गई। वही जब आपने लीगल तरीके से कोई गड़बड़ नहीं किया और जमीन आपने अलॉट करवा लिया, अचानक से आपकी तीसरी आंख कैसे खुल जाती है कि आप उसको वापस करते हो। तो ये मामला उधर भी आया तो इनको लगा कि तो बवाल मचेगा। तो एक तो ये मसला, क्या आचार संहिता, क्या जेपीसी का, वो ये कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि देखिए खड़गे साहब इस मीटिंग में नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इसलिए इसका नाम नहीं आएगा। अच्छा, बाकी लोगों का नाम तो दिक्कत नहीं हुई, खड़गे का नाम आ गया तो दिक्कत हो गई। तो जगदम्बिका पाल साहब ने कहा, जो चेयरमैन है जेपीसी के, उन्होंने कहा कि देखिए ये मामला इससे जुड़ा हुआ है। तो ओवैसी ने दूसरा मामला उठा लिया, कहा कि भाई ये हिंदू संगठन को क्यों बुला रहे हो, हिंदू जागरण समिति को क्यों बुला लिया, उनको क्यों बुला लिया, अश्विनी उपाध्याय को क्यों बुला लिया, ये तमाम लोगों को क्यों बुला रहे हो आप, हिंदू संगठनों को क्या क्या। अरे जेपीसी है, सबकी बात तुम माने वक्त के ऊपर अगर बातचीत हो गई तो सिर्फ मुसलमानों को बुलाया जाएगा, सिर्फ मुस्लिम संगठनों को बुलाया जाएगा, ये क्या मतलब है। वक्फ हिंदुस्तान में इसलिए है क्योंकि एक कानून है, और एक कानून कोई भी होगा उसका सेकुलर होना जरूरी है। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने, जिसको जो मना रहा है, बकवास किया जा रहा है इस देश के अंदर में। रिलीजियस राइट है, ये कोई रिलीजियस राइट नहीं है। ये वक्फ बोर्ड कौन से देश में, इस्लामिक मुल्क में वक्फ बोर्ड है, जरा बताए कोई। अगर ये इस्लाम का हिस्सा है तो देश के जितने भी 55-56 इस्लामिक मुल्क हैं उन हर जगह पे वक्फ बोर्ड होना चाहिए, है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये आपके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया, ये कांग्रेसी चट्टो बट्टों के द्वारा, कि ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स इनकी जो है वो चलती रहे। और देखिए कौन कौन वॉकआउट कर गए। ये संजय सिंह है, हनुमान जी का चेला है, ये अपने आप को बताता है, ये केजरीवाल। अब वक्फ बोर्ड के बारे में बातचीत होता है, वॉकआउट करता है, सबसे नाटक वही कर रहा है वहां पे। और चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे का भी सांसद जो है अरविंद बाबू, वो वॉकआउट कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो तुम लोग। भाई देश में कानून से हिसाब से कानून बनेगा कि संविधान से अलग कानून बनेगा? और अगर ये वक्फ बोर्ड अगर रह गया, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू संगठन आ जाएंगे सड़कों के ऊपर और तमाम हिंदू पॉपुलेशन सड़कों पे आएगा। किस चीज के लिए? कि अगर वक्फ वालों को, मुसलमानों को अगर ये अधिकार है तो हिंदुओं को भी अधिकार होना चाहिए। तमाम मंदिर, मठ
जितने भी हिंदू संस्थान है उसकी मुक्ति, उसकी आजादी। हमारा दान पेटी में दिया गया पैसा आप खर्च करोगे वक्फ बोर्ड के ऊपर और उसके बाद हमें ही समझाओगे कि सेक्युलरिज्म क्या है। आखिरी खबरों में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस समिट में भाग लेने के लिए कई देशों के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दर्द फिर से छलक गया है। शरीफ ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी आते तो बहुत ही अच्छा होता। मैं हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंधों का समर्थक रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे रिश्ते को फिर से बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। एक बार फिर से दर्द छलका है। देखिए, दर्द क्या छलकेगा, ये लोग पाकिस्तानियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब गिरगिट हैं, झूठ बोलना इनका पेशा है। ये चिकनी चुपड़ी बातों के चक्कर में फंस के मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये तमाम और भी चंद्रशेखर, बीपी सिंह, गुजराल, देवगौड़ा, जितने प्रधानमंत्री आए सब इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस करके जो है देश का नुकसान कराया। पाकिस्तान एक वायरस का नाम है, दूर रहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। 10 साल 15 साल आप हिंदुस्तान अगर छोड़ ले, बॉर्डर को बंद कर ले, ये देश अपने आप टूट जाएगा। कोई करने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाशा करेंगे, दिन रात मोदी को गाली देंगे मीडिया में, वहां पे राजनीति करेंगे मोदी को गाली दे करके, और मोदी जी आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता। भाई काम कर लीजिए, रिश्ते सुधारने हैं। जितने आतंकवादी हैं जो हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं और जो तमाशा करते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने का प्लानिंग पाकिस्तान में बैठ के करते हैं, दाऊद इब्राहिम हो चाहे हाफिज सईद हो, सबको हथकड़ी लगाओ और बॉर्डर पर छोड़ के जाओ, फिर हिंदुस्तान जो है दोस्ती कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।